नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। आज हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ मगध या महाजनपद के बारे में। और महाजनपदों में मगध कैसे राइज करता है और इसकी क्या क्या वजह होती है, मुख्य कारणों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो 16 जनपद हैं इनका जो विवरण है ये 6th सेंचुरी में था। 6th सेंचुरी में ये एग्जिस्ट करते थे और इनका जो विवरण है ये बौद्ध और धर्म जैन की जो पुस्तकें थी उसमें प्राप्त होता है। तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध टेक्स्ट है वहाँ पे भी 16 जनपदों के विवरण है, और भागवत सूत ये जैन टेक्स्ट है, इसमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं जो मुख्य 16 जनपद थे या जो 16 जनपद थे उनके नाम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला था अंग, फिर मगध, फिर काशी, कौशल, वाजी, मल्ला, छेदी, वास्य, फिर पंचाल, फिर मत्स्य, सुरसेना, अस्मका, अवंती, गंधार, फिर कंबोज। ठीक है, तो ये जो 16 महाजनपद थे उसके बाद क्या होता है कि समय के साथ साथ ये 16 जो हैं मर्ज होते हैं या तो समाप्त हो जाते हैं, इनका एग्जिस्टेंस धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। तो जो फाइनल बचते हैं वो ये सिर्फ 4 जनपद बचते हैं। ठीक है, इनके मर्ज होने के बाद तो जो ये मुख्य जनपद हैं जैसे वत्स, अवंती, कौशल, मगध, ये जो 4 जनपद हैं ये मुख्य जनपद हैं जो इन 16 जनपद से बाद में निकल के आते हैं। तो आइए इनके विषय में भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो जनपद है जो मुख्य है इनमें वो है वत्स जनपद। तो देखिए, जो वत्स जनपद है वो इसका जो कैपिटल है या राजधानी है वो कौशाम्बी में है, नियर इलाहाबाद या प्रयागराज के पास एक जगह है कौशाम्बी, वहाँ पे वत्स जनपद है, उसका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय था। तो ये यमुना नदी के निकट स्थित है। इसके जो सबसे पॉपुलर रूलर थे उनका नाम था या शासक उनका नाम था उदयन, और ये जो थे ये मैट्रिमोनियल रिलेशन में थे मगध के। इनका जो संबंध था वो मगध से था। और इनके जो डेथ के बाद उदयन के डेथ के बाद अवंती जो सेकंड महाजनपद है वो क्या करता है, इसे एनेक्स कर लेता है, मतलब इसे अपने में मिला लेता है। तो देखिए, अब 4 में से भी एक अवंती के पास चला गया। अवंती की जो कैपिटल है या राजधानी है वो है उज्जैन। इसके जो सबसे पावरफुल रूलर हैं उनका नाम है प्रद्योत। इनका जो प्रद्योत की जो शादी होती है वो उदयन की पुत्री के साथ, ठीक है, उनकी पुत्री के साथ, उदयन की पुत्री के साथ होती है। और प्रद्योत के डेथ के बाद ये जो इनके बाद वाले जो होते हैं राजा, इनके जो सक्सेसर होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते। फिर ये अवंती को कौन मिला लेता है, अवंती को मिला लेता है मगध अपने अंदर, मतलब उज्जैन वाला भी राज्य मगध के पास चला जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कौशल की। कौशल जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी है वो है अयोध्या। इनके जो मुख्य जो शासक हैं उनका नाम है प्रसन्नजीत, और इनकी डेथ के बाद मगध जो है इस कौशल को भी मिला लेता है। तो देखिए, वत्स, अवंती, कौशल, ये 16 महाजनपदों से ये 4 जनपद बचे थे, और सारे जनपद जो हैं फाइनली किस में मिल जाते हैं, मगध में। तो जो राइज होता है या जो सबसे बड़ा एम्पायर होता है देखने को मिलता है वो होता है मगध। तो अब हम बात करेंगे मगध और मगध के शासकों के बारे में कि उनका शासनकाल कैसा कैसा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं मगध। तो देखिए, मगध के जो एमर्जेंस था या मगध इतना बड़ा पावरफुल राज्य कैसे बना या महाजनपद, सारे महाजनपद इसमें कैसे मिल गए, उसके कुछ मुख्य कारण हैं। तो आइए कारणों पे चर्चा करते हैं। जो सबसे मुख्य कारण है, यहाँ का जो लैंड था बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। लैंड उपजाऊ था, और फर्टाइल लैंड होने की वजह से या भूमि उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पे कृषि कार्य ज़्यादा होता था। तो जब कृषि कार्य अधिक होगा या फसल ज़्यादा होगी तो एक बहुत बड़ा जो एक संख्या है या लोग हैं उनको ये आबादी को सपोर्ट करेगा। तो जब आबादी सब ज़्यादा होगी तो सैनिकों की संख्या भी इससे बढ़ाई जा सकती है। तो पहला है लैंड फर्टाइल था, तो खाने पीने की या खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं थी। दूसरा देखिए, आज भी झारखंड और बिहार में आप जाएंगे तो आयरन ओर जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होता है, आज भी प्राप्त होता है, सबसे बड़ा आयरन रिजर्व है। तो उस समय भी आयरन की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहीं पे थी। तो आयरन का देखिए बहुत सारा ज़्यादा उपयोग होता था शस्त्र बनाने में उस समय भी।
तो जिसके पास जितना शस्त्र होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तीसरा, ये एक ट्रेड रूट पे था, तो ट्रेड रूट पे होने की वजह से मगध के यहाँ पे धन जो था वो पर्याप्त धन था, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके प्रॉस्पेरिटी या इसके उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ दिया इसने भी, कि ट्रेड रूट पे होने का भी लाभ इसे प्राप्त हुआ। और चौथा, मिलिट्री पावर, इनके पास तमाम मिलिट्री पावर थी, लैंड फर्टाइल होने की वजह से कोई अनाज की या किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं थी। दूसरा, इनके पास घोड़े, हाथी और तमाम चीज़ें थी जिससे कि ये अपने आप को वे बड़ा बनाते गए। तो देखिए, अगर मगध एम्पायर की बात मैं करूँगा तो जो सबसे पहला वंश है, ये सबसे पहली जो डायनेस्टी है वो है हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, जो हर्यंक डायनेस्टी है उसका शासनकाल है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। और इसके जो प्रथम रूलर हुए हैं वो उनका नाम था बिंबिसार। कई बार इन पे प्रश्न भी आ चुका है, हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो ये हैं बिंबिसार। 544 से लेकर 492 बीसी तक इन्होंने शासन किया, लगभग 50 साल के आसपास इनका शासन रहा है। और इन्होंने, ये कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध के, मतलब गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी पॉलिसी ये थी कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू ये अपने पावर को बढ़ाते थे, मतलब विवाह समझौता करते थे। कि इसी तरह इन्होंने कौशल देव से शादी की थी, कौशल के की राजकुमारी से, कौशला देव। उसके बाद चेलना से की थी, लिच्छवी के राजा की पुत्री, चेतक की पुत्री। उसके बाद खेमा से की थी। ठीक है, तो अलग अलग जगह से विवाह करके, विवाह संबंध अच्छे बना के ये राज्य को बढ़ाने में बिलीव करते थे। तो पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस था इनका। ठीक है, और अंग को इन्होंने, एक जो अंग महाजनपद था उसको इन्होंने कब्जा किया था। और इनके जो उज्जैन के जो वो थे राजा प्रद्योत, जिनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो इन्होंने अपना जो वैद्य है जीवक, जो कि बहुत फेमस वैद्य था, उनको उसकी प्रद्योत की उसके लिए भेजा था, इलाज के लिए इन्होंने उज्जैन भेजा था। और जो राजगृह शहर था या जो सिटी था उसका डेवलपमेंट भी इन्होंने ही किया था। तो ये हो गया बिंबिसार के विषय में मुख्य बिंदु जिससे प्रश्न आते हैं। अब बिंबिसार के जो पुत्र हैं उनका नाम है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु 492 से लेकर 460, करीब 30 साल इनका भी शासनकाल है। इन्होंने क्या किया था, बिंबिसार को की हत्या करके और शासन को अपने हाथ में ले लिया था। मतलब इन्होंने अपने पिता की हत्या करके शासन लिया था। और राजगृह का जो फोर्ट है या किला है उसका निर्माण अजातशत्रु ने ही कराया था। उसके बाद ये इन्होंने काशी पे भी अपना आधिपत्य वो किया था, स्थापित किया था। काशी को जीता था इन्होंने। वाजी के साथ, वाजी जो महाजनपद था उसके साथ 16 साल युद्ध करने के बाद उसे भी जीता था। अब देखिए, अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र आते उदयन। इनका नाम है उदयन, उदयन नहीं है ये, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, उदयन नाम है इनका। ये 460 से 440, मतलब 20 साल इनका भी शासन रहता है। तो बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु मारते हैं और ये एक हत्या करते हैं अपने पिता अजातशत्रु की। ठीक है, तो उदयन ने किसकी हत्या की थी, अपने पिता अजातशत्रु की, और फिर राजा बने थे। इन्होंने क्या किया था, अपना जो राजगृह में जो किला था या फोर्ट था उसे छोड़ के इन्होंने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था पाटलिपुत्र, और अपना जो कैपिटल था वो राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक नया वंश आता है या डायनेस्टी आती है जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। ये 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक ये रहते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है शिशुनाग। इन्होंने क्या है, प्रद्योत की डायनेस्टी जो अवंती थी उज्जैन, उसको मिला लिया मगध में। इनके पुत्र थे कालाशोक, याद होगा आपको। ये इन्होंने सेकंड जो बौद्ध काउंसिल हुआ था उसके बारे में मैंने बताया था, तो उसके पैट्रोनॉज यही थे। तो सेकंड उसके थे। तो ये किस वंश के थे, ये भी कभी कभी आ जाता है कि काला अशोक जो कि सेकंड बुद्ध काउंसिल को पैट्रोनॉज किया था या संरक्षण दिया था, वो किस वंश के थे, तो वो शिशुनाग वंश के थे। उसके बाद जब शिशुनाग वंश धीरे धीरे कमज़ोर होता है तो एक वंश नया आता है, उसका नाम होता है नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने वाले हैं बहुत ही प्रतापी राजा थे, इनका नाम था महापद्म नंद, वो फाउंड करते हैं। और ये जो इनका पीरियड था 344 से लेकर 323, 20 साल का नंद डायनेस्टी का पीरियड होता है।
तो देखिए, महापद्म नंद के बारे में कहा जाता था कि ये सतरांतक हैं, मतलब ऑलराउंडर। सर्व सतरांतक मीन्स ये ऑलराउंडर हैं, कुछ भी कर सकते हैं या हर क्षेत्र में ये इनका जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहता था। पाली टेक्स्ट में इन्हें उग्रसेन भी कहा गया है और एक रंत भी इन्हें कहा जाता है। तो देखिए, अगर महापद्म के बारे में है तो सर्वसतरांतक, उग्रसेन और एकरांत, ये इनके 3 नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने इनका जो दूसरा बच्चा था उनका नाम था धनानंद, जो कि शासन पे आता है 426 एसी में बीसी में। यही रहता है शासन में जब अलेक्जेंडर भारत पे हमला करता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि भारत का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर 326 बीसी में भारत पे हमला करता है, तो समय शासक कौन था? तो धनानंद। ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको डिथ्रोन करते हैं 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य, और नया एम्पायर एस्टेब्लिश करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मौर्य डायनेस्टी या मौर्य शासन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए अभी बात करते हैं कि उस कालखंड में जो मुख्य इन्वेंशन हुआ था वो कौन कौन सा था। तो पहला इन्वेंशन था पर्शियन इन्वेंशन और दूसरा था मैसेडोनियन इन्वेंशन। तो मैसेडोनियन तो अलेक्जेंडर थे, जो मैसेडोनियन इन्वेंशन भारत में हुआ था। हम बात करते हैं पर्शियन इन्वेंशन की। देखिए, जो पर्शियन इन्वेंशन था उसे हम लोग कहते हैं आर्किमेडियन एम्पायर। जो उस एम्पायर का नाम था पर्शियन वाले, उसका नाम था आर्किमेडियन एम्पायर। ये पर्सिया, ईरान जो है, आज का जो ईरान है वहाँ पे स्थित था आर्किमेडियन वहाँ से। और वहाँ के जो एक राजा थे साइरस, जो कि बहुत बड़े कॉन्करर थे, बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने कॉन्कर किया था। तो वो भारत पे भी हमला करते हैं और भारत का कंधार जो है, कंधार आज पंजाब पाकिस्तान में है, तो वो क्षेत्र तक ये कॉन्कर कर लेते हैं या जीत लेते हैं उस प्रांत को। तो उनका जो पुत्र है डायरस वो 518 बीसी में भारत आता है और पंजाब और सिंध का जो प्रांत है वो अपने कब्जे में ले लेता है या उसे जीत जाता है। उसके बाद पंजाब और सिंध आर्किमेडियन प्रिंस एम्पायर या पर्शियन एम्पायर के पास 200 साल तक ये रहता है। तो पंजाब एंड सिंध वॉज द पार्ट ऑफ आर्किमेडियन एम्पायर फॉर 200 ईयर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है, इसके जो इन्वेंशन होते हैं, या मैसेडोनियन हो या पर्शियन हो, इसका क्या इम्पैक्ट होता है भारत पे, या भारत पे इसका क्या क्या देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला तो इम्पैक्ट ये होता है कि जो ट्रेड और कॉमर्स है वो भारत का डेवलप होता है, क्योंकि नया एक ट्रेड रूट जो है हमें मिलता है। दूसरा, एक खरगोष्ठी लिपि जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो पाए जाते थे एडिक्स वगैरह वहाँ पे मिलती थी। तो खरगोष्ठी लिपि जो है वो पर्शियन स्क्रिप्ट है, तो वो भी इन्हीं के साथ जो है भारत में आती है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट कि जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं इनके माध्यम से एक हम कह लें कि इंटर जो है हम लोगों का जो है ट्रेड रूट डेवलप होता है, लिपि चेंज होती है, और एक मिक्स कल्चर में या एक वहाँ का जो कल्चर है वो भी अडॉप्ट करते हैं हम। एक ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टिंग कह लो आप भारत में। उसके बाद हम बात करेंगे मैसेडोनियन इन्वेंशन। मैसेडोनियन इन्वेंशन किसके द्वारा होता है? अलेक्जेंडर के द्वारा भारत में होता है। अलेक्जेंडर के जो पिता हैं उनका नाम है फिलिप्स, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 20 साल की उम्र में 344 बीसी में ये भारत की ओर आता है और हराता हुआ जो डायरस टू था उसको हरा के अपना कंट्रोल ले लेता है। जो पर्शियन रहते हैं ना, 200 साल तक उन्होंने किया था पंजाब और सिंध में, उनको हरा के डायरस टू को अलेक्जेंडर वहाँ पे डिफीट करता है उनको। फिर अब और आगे आता है भारत में, फिर तक्षशिला के राजा को हराता है। फिर पोरस के साथ इनकी लड़ाई होती है। पंजाब के राजा थे पोरस, उनके साथ अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है। लेकिन पोरस और इनकी लड़ाई पोरस की वीरता को देख के वो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि पोरस को उनका राज्य वापस करके खुश होकर उनका राज्य उन्हें वापस कर देता है। उसके बाद 325 बीसी में, बहुत ही कम समय बाद, ये भारत से वापस जाने लगता है, क्योंकि इनके जो सैनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। भारत का जो वातावरण है या क्लाइमेट है वो इन्हें सूट नहीं करता है, तो ये अपने वापस चले जाते हैं। और
323 BC में इनकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है जब वो जाते हैं तो। ठीक है, तो इफेक्ट क्या हुआ था अलेक्जेंडर के इन्वेंशन का? देखिए, एक लैंड रूट और सी रूट ये दोनों डिस्कवर हुए थे इंडिया और यूरोप का। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन का पहला कि इंडिया और यूरोप का जो सी रूट है वो डिफाइन हो गया, अब तो बिजनेस वगैरह प्रमोट होगा। और इसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद जो नया एम्पायर एस्टेब्लिश होता है वो होता है मौर्य एम्पायर, जो कि बहुत एम्पायर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके माध्यम से जो भारत है पूरा, जिसे आप कहते हैं भारत इंडिया आज का, वो यूनिफाइड होता है, मतलब एकीकृत होता है। तो मौर्य एम्पायर में बहुत कुछ है जो हमें जानने के लिए मिलेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला हो हमारे वीडियो से। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताकि आपको ये जो हमने पढ़ाया इसका PDF भी आपको अवेल कराया जा सके। धन्यवाद।